Hello everyone, in this video we are going to discuss important news snippets from The Hindu dated 9th of June 2026. Starting with GS1, article from Geography. What is holding back solar power adoption in India? Why solar power adoption is not rising in India? Although we have installed capacity of 30% from solar power, फिर भी क्यों नहीं बढ़ रही उसको हम देखेंगे. उससे पहले इंडिया इज फोकसिंग अपॉन डिसेंट्रलाइज सोलर पावर. क्यों? बिकॉज वी हैव लैंड स्कार्सिटी. बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा लैंड चाहिए एंड वी हैव लैंड स्कार्सिटी, इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन डिसेंट्रलाइज सोलर पावर. सेकेंड, स्टेगनेंट हाइड्रो पावर. हमने काफी आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं कि रेनफॉल कम रहेगी, तो रेनफॉल कम होने के कारण हाइड्रो पावर पे हम रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए वी वांट सोलर पावर. प्लस थर्ड रीजन कैन बी दैट इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन एंड वी हैव 330+ डेज ऑफ सोलर पावर. देन डिसेंट्रलाइज सोलर पावर के लिए हमारे पास टारगेट है 40 GW गीगावाट्स. हमने कितना अटेन कर लिया है? 13 गीगावाट्स हमने अटेन कर लिया है. कौन सी दो मेजर स्कीम से? पीएम सूर्यघर और पीएम कुसुम. पीएम सूर्यघर की बात करें तो थोड़े प्रोविजंस देख लेते हैं. 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में लगाएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे 300 यूनिट्स पर मंथ, प्लस कैश सब्सिडी भी. अब प्रॉब्लम क्या आती है अडॉप्शन में? अगर हमारे पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, लो टैरिफ हम पे कर रहे हैं, कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स काफी कम है, कईयों में तो फ्री है. लाइक एग्जांपल पंजाब, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी डोमेस्टिक कंज्यूमर एवरी मंथ. इसको हम यूज करेंगे सोलर पावर की अडॉप्शन में, इसको यूज करेंगे GS2 की फेडरलिज्म में, इसको यूज करेंगे फिस्कल प्रूडेंस में, क्योंकि इससे डेफिसिट भी बढ़ रहा है. देन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोर सब्सिडीज. सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे अडॉप्शन बढ़ा रहे हैं. ऑलरेडी उनको और सब्सिडीज देख के हम उनको बोल रहे हैं कि ठीक है तुम लगाओ, हम तुम्हें सब्सिडी देते हैं, तो इसका मतलब हम ऑलरेडी पैसे और ज्यादा खर्च कर रहे हैं सोलर को बढ़ाने के लिए, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है. आर्टिकल इज फ्रॉम GS2 इलेक्शंस, या फिर एथिक्स में यूज कर सकते हैं हम इसको. अ ट्रबलिंग जजमेंट एंड एंडोर्समेंट ऑफ SIR. पहले SIR समझते हैं क्या है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि हम बहुत इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं अपने इलेक्टोरल रोल्स की. कंटेक्स्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है SIR इन बिहार. प्रॉब्लम क्या थी वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे. उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए. आर्टिकल 324 क्या बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आएगा और उसके पास पावर होगी टू सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस एंड प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल. याद रखना है कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि इलेक्टोरल रोल बनाना है हमने. देन आर्टिकल 325 आएगा. 325 में बोला है 1 जनरल इलेक्टोरल रोल पर कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब आपको पता है हम जब आर्टिकल नहीं पढ़ते ना ध्यान से तो हमें लगता है कि ये नहीं लिखा हुआ आर्टिकल में, लेकिन लिखा हुआ है 1 जनरल इलेक्टोरल रोल चाहिए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. किन के बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे. इसमें क्या प्लेस ऑफ बर्थ है? नहीं है. डिसेंट है? नहीं है. तो ये याद रखना है, सिर्फ 4 है. देन आर्टिकल 326 क्या बोलते हैं? राइट टू वोट है हमारे पास अबव 18 ईयर्स. अब ये मुझे बताओ आप कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने 21 से 18 ईयर्स किया था? इट वाज आई थिंक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देन हमारे पास आर्टिकल आता है 327 विच एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इलेक्शन रिलेटेड चीजें. तो कौन सा लॉ आया इससे? RPA आया 1950 एंड 1951. When we talk about special revision, we need to see that RPA 1950 में special revision is mentioned, but the word intensive and summary revision is not mentioned anywhere in the RPA Act. And in this Act, उन्होंने बोला कि स्पेशल रिवीजन होगी, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताया कि कैसे होगी और कौन करवाएगा. इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा, उनके ऑर्डर्स पे होगी, और वो ऑर्डर्स जो है ना वो रिटन ऑर्डर्स होने चाहिए. देन हमारे पास एक रूल्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, जिसमें हम बोलते हैं कि कुछ रेगुलर अपडेट होना चाहिए, समरी रिवीजन होनी चाहिए, इंटेंसिव रिवीजन होनी चाहिए, कि कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन होनी चाहिए. लेकिन इसमें भी एक कैच है कि ये दोनों वर्ड्स नहीं मेंशन्ड. देन हमारे पास कुछ क्रिटिसिज्म्स आते हैं. सबसे पहला टाइमलाइन. इंटेंसिव रिवीजन को कम से कम 1-2 साल लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 महीने पहले ही बिहार इलेक्शंस के उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल दिया, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम है. सेकंड, डॉक्यूमेंट्री बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? इलेक्टर्स के ऊपर है. वहां पे आपको अपनी सिटीजनशिप बतानी पड़ेगी, लेकिन ये काम सिटीजनशिप के रिलेटेड काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है. तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की प्रॉब्लम आ जाती है. थर्ड, हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? इंटेंसिव रिवीजन कर दी अंडर द गाइज ऑफ स्पेशल रिवीजन. मतलब इतने कम टाइम में आपने उसका नाम रख दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. पहली बात तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है कहीं पे भी. सेकंड चीज, आपने उसका स्पेशल रिवीजन को क्या होती है कि कभी भी करवा सकता है ECI. उसके गाइज में आपने इंटेंसिव रिवीजन करा दी, जिसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगी, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हमने इलेक्टर्स को डिलीट कर दिया. देन हमारे पास आता है राइट टू वोट, इससे इफेक्ट होगा.
क्योंकि काफ़ी एक्सक्लूजन्स हो गई तो उनके पास राइट टू वोट नहीं था, सो राइट टू वोट वॉज इम्पैक्टेड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS 2 या 3 में से आएगा, गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए निकोबार प्रोजेक्ट को लेके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें थोड़े से ना इनिशिएटिव्स देखने हैं। एक हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, डुअल यूज़ के लिए बना रहे हैं, जिसमें नेवल भी यूज़ कर सकते हैं एंड आर्मी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री यूज़ हो सकता है एंड सेकेंडली सिविलियन यूज़ होगा। पावर प्लांट बना रहे हैं एंड टाउनशिप बना रहे हैं। कॉस्ट कितनी लग रही है? 91,000 करोड़ लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने जस्टिफाई क्या बोला है कि एक तो ये स्ट्रेटेजिक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। सेकेंडली उन्होंने एक और चीज बोली, जैसे इन्वायरमेंट कंसर्न्स दिखा रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला है 81% एरिया स्टिल रिमेन्स अंडर बायोडाइवर्सिटी। कंसर्न्स को हम पता कैसे लिख सकते हैं, हम सिलेबस वाइज देख सकते हैं। सिलेबस वाइज कैसे? सबसे पहले हम पॉलिटिकल कंसर्न्स देख सकते हैं। पर्पस, एम्बिग्यूटी, इज इट फॉर कमर्शियल ट्रांसशिपमेंट हब है या स्ट्रेटेजिक है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। सेकेंड, फिस्कल प्रूडेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया कि वो नहीं करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग। गवर्नेंस के चैलेंजेस आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में हमने इसको रख दिया स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में, तो उसके ऊपर प्रॉपरली असेसमेंट नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम आएगी। देन हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आएंगे। हमें ना कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या है? इन्वायरमेंटल कंसर्न आया, अब हमें बताना है कि कैसे इन्वायरमेंट को कंसर्न होगा। लेदर बैक सी टर्टल के बारे में आप बात कर सकते हो। निकोबार मेगापॉड हैबिटेट्स की बात कर सकते हो। सर्दर्न अंडमान एंड निकोबार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये ना PYQ है। हमें पता है कि अंडमान एंड निकोबार एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, कोरल रीफ्स भी हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और बहुत सारे तरीके के हमारे पास कल्टिवेशंस भी हैं, तो ये याद रखेंगे। और फिर एथिकल कंसर्न्स क्या है? ट्राइबल राइट्स। अब यहाँ पे आप कौन सी शोम्पेन ट्राइब, ऐसे करके आप काफी ट्राइब्स के नेम्स याद रख सकते हो जहाँ पे आप यूज कर सको। बट क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS 2 से आता है, IR से रिलेट करेंगे। ओमान के साथ हमने सेपा एग्रीमेंट साइन कर दिया है। हमारे पास टोटल कितने FTAs हैं? 15 है, कवरिंग 27 कंट्रीज। यहाँ पे कुछ रिसेंट वाले जो हमने साइन किए हैं उसकी लिस्ट है। ओमान के साथ हमें याद रखेंगे कि बायलैटरल ट्रेड कितने की है? 8 बिलियन एंड 11 बिलियन हो गई है। 8 से 11 हो गई तो मतलब 3 का डिफरेंस, ऐसे करके याद रख लो, थोड़ा याद रहेगा कि 8 बिलियन थी अब 11 बिलियन हो गई है। देन मार्केट असेस एंड टैरिफ बेनिफिट्स की बात करें तो ड्यूटी फ्री लाइन्स हमारे ऑलमोस्ट 98% जो ड्यूटी है वो कम कर दी गई है। कितने कवर हो जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट्स? 99.38% एक्सपोर्ट्स कवर हो जाएंगे। और हमने उनके लिए क्या किया है? हमने उनके ड्यूटी को कम करके 77% पे ले आया है और उनके ऑलमोस्ट 94% इम्पोर्ट्स जो हम करेंगे ओमान से वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट काफ़ी सारे सेक्टर्स पे होगा, टेक्सटाइल में होगा, केमिकल्स में होगा, इंजीनियरिंग गुड्स हम बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में होगा। ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्सटेंसिवली कहाँ यूज़ कर सकते हो? इसको आप यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर में। जब आपने एक सपोर्टिंग पॉइंट देना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें आप लिखोगे कि ओमान के साथ अभी हमने एग्रीमेंट किया, उसमें हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हो, ट्रेड में यूज़ कर सकते हो, IR में यूज़ कर सकते हो। देन प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हमने हर एक सेक्टर खोल दिया है कि वो कुछ भी हमें इंपोर्ट करें, हम कुछ भी एक्सपोर्ट करें। नहीं, हमने डेयरी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई चीप प्रोडक्ट इधर ना आ जाए। हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसर्न है डेयरी सेक्टर्स को लेके, सीरियल्स को लेके, एडिबल ऑयल्स को लेके, तो हमने ये मार्केट को क्या रखा है? सेंसिटिव सेक्टर्स में रखा है, आउटसाइड टैरिफ पे, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैम्पर ना हो जाए। देन ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेटरी कोऑपरेशन, ये कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया के जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन जो इंडिया करके देगा वो उसको मान लेगा, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इशूड बाय इंडियाज एक्सपोर्ट, इसका मतलब पता क्या है कि ये बोल रहे हैं कि हम ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि अब इंडिया अगर इसको बोल देगा कि हाँ ऐसा है, तो अब इतने ज़्यादा आपको बार बार सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको वो मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही है। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, क्या है ओमान की हमारे पास? उसकी लोकेशन, वहाँ से हम अफ्रीका को कर सकते हैं एसेस, गल्फ रीजन को कर सकते हैं एंड इंडियन ओशन को तो हम देख ही सकते हैं। अब कौन से पोर्ट्स आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है ओमान के? सोहर, दुक्कम और सलाला। फॉर इंडिया, मार्केट असेस, कहीं पे भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, मार्केट असेस इन IR। वाई वी डू सच FTAs? क्योंकि हमें एक मार्केट असेस चाहिए। कहाँ मिलेगा? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो वाली कंट्रीज में हम सप्लाई कर सकते हैं, ईस्ट अफ्रीकन इकोनॉमीज में हम सप्लाई कर सकते हैं। कुछ जनरल कंसर्न्स के बने FTA को लेके। सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है, मेनी कंट्रीज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशंस अंडर WTO, कि ऑलरेडी उनके पास जीरो टैरिफ्स लग रहे हैं या फिर लो टैरिफ है, तो FTA का इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है। उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल है कि ओनली 20 to 30% एलिजिबल इंडियन एक्सपोर्टर्स यूटिलाइज FTA। तो आप जब ये लिखोगे तो उसकी एग्जाम्पल ये आएगी कि ओनली 30% ही ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो FTA को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का प्रोड्यूसर है,
उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए तो वो बाहर से इंपोर्ट करेगा। जब वो इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल्स पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंडिया में इंपोर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स को तो उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे वो टैक्स पे करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका प्राइस भी तो फिर बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है इससे लेने के बजाय मैं ये ना ले लूँ, मैं तो फिनिश गुड्स को ले लूँ, मुझे वो ज़्यादा चीपर पड़ेंगे। सो यही प्रॉब्लम है कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्सेस लो और टैरिफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ फिक्स्ड गुड्स। अब एक फिनोमिना आता है मेक इन आशियान सेल इन इंडिया फिनोमिना। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि हम इंडिया में अगर रॉ मटेरियल्स इतने एक्सपेंसिव आ रहे हैं तो इससे अच्छा है हम बाहर प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें और इंडिया में टैक्स दिए बिना हम यहाँ आके बेचते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आएगा, IR से, इंडिया बांग्लादेश टाइज। ये कुछ कंसर्न्स बांग्लादेश के हैं इंडिया से। हमने रिसेंटली रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट ड्यू टू दैट मॉनसून रेवोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए हैं इंडिया ने, उन्होंने अभी तक हमारे फुल वीज़ा को नहीं रिज्यूम किया, फिर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ को रिज्यूम नहीं किया, फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव मार्केट असेस है इंडिया में। ठीक है। सेकंड उन्होंने बात की इलीगल इमिग्रेशन नैरेटिव की। थर्ड उन्होंने बात की गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हमने गंगा वाटर ट्रीटी की थी बांग्लादेश के साथ। इसके अकॉर्डिंग फरक्का बैराज पे हम फरक्का बैराज से हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बांग्लादेश को देते हैं हर साल फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई। 10-10 दिन के गैप पे ये वाटर रिलीज होता है क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कम पानी होता है गंगा में, इसीलिए। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये खत्म होने वाली है ट्रीटी, तो वो बोल रहे हैं कि रीन्यू करो, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे गैंजेस कोपाटक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश का है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अब बांग्लादेश का क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो ज़्यादा चाइना की तरफ अलाइन हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो वो भी कंसर्न है हमारे लिए। बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ईस्टर्न साउथ एशिया का हमें असेस मिलेगा, इंटीग्रेशन होगी, कनेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, BBIN। वो आपको खुद से पढ़ना चाहिए एक बार ताकि आपको कुछ फैक्ट्स पता लगे और क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंट, वो खुद से एक बार रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। सो आई एम स्किपिंग दिस। देन वी हैव another article from GS2, IR से रिलेट करेंगे, इंडिया चाइना शुड सी ईच अदर एज पार्टनर्स नॉट राइवल्स। ये मैंने आर्टिकल क्यों लिया क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया एंड चाइना शुड सी देमसेल्व्स एज कोऑपरेटिव पार्टनर्स। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंडिया और चाइना का कोई भी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा ना ये वाले 5 C's याद रखती हूँ, जिसमें है इंडियन आर्मी चीफ ने एक बार बोला था, विद चाइना यू हैव टू कम्पीट, कोऑपरेट, को एक्सिस्ट, कन्फ्रंट एंड कंटेस्ट एज यू कैनॉट इग्नोर चाइना। तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है कोट, हम इसको बहुत बार कंक्लूजन्स में यूज कर सकते हैं। देन आर्टिकल हमारे पास GS3 से आता है, डिफेंस सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करेंगे। सिप्री की रिपोर्ट आ गई है। सिप्री क्या करता है, हर साल ईयर बुक निकालता है जिसमें वो बताता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं कंट्रीज के पास, तो कितना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो 8.9% से इंक्रीज हो गया और रैंक कितना आ गया, 5th ग्लोबली इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स के हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, कितने, 8.2% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। देन न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें तो हमारे पास 180 वॉरहेड्स हैं, अभी रिसेंटली 190 भी हो गए हैं आई थिंक 2026 में, और पाकिस्तान के पास कितने हैं, 170। आर्टिकल इज फ्रॉम GS3, हाइब्रिडाइजेशन एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे। द न्यूज़ इज हमने न्यू वेराइटी ऑफ मस्टर्ड निकाली है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हुई है, इमिडाजोलिनम रेसिस्टेंट मस्टर्ड। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये मस्टर्ड प्लांट है, यहाँ पे वीड्स ग्रो हो जाती हैं, वीड रोकने के लिए हम यहाँ पे हर्बिसाइड को स्प्रे करते थे, ये तो मर जाती थी लेकिन प्लांट भी मर जाता था। क्यों? ये जो हर्बिसाइड है ये प्लांट में एक ALS एंजाइम है उसको स्टॉप कर देता था। तो हमने एक न्यू वेराइटी डेवलप की जो कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होगी। एमिडाजोलिनन क्या है, एक हर्बिसाइड है जो किल करता है वीड्स को। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ओरोबैंकी और फेलीपैंकी ये दोनों वीड्स रिड्यूस कर रही थी मस्टर्ड यील्ड्स को बाय सोकिंग उनके न्यूट्रिएंट्स, उनका पानी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें मस्टर्ड्स चाहिए जो कि खराब ना हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बिल है ऑफ 1.6 लाख करोड़ का। मेथड कौन सा यूज़ किया, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये प्लांट्स हैं बहुत सारे मस्टर्ड के, हमने यहाँ से एक रेडिएशन छोड़ी। अब देखिए हमने कि कौन से प्लांट्स में म्यूटेशन मिली। कुछ प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स थे जहाँ से हमें म्यूटेशंस मिली और हमें पता लगा उसने ALS एंजाइम को चेंज कर दिया, उसको बना दिया हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। तो हमने वो वाले प्लांट्स ले लिए और नॉर्मल मस्टर्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा दी और एक न्यू प्लांट को हमने फॉर्म कर दिया। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रिएटिंग यूजफुल नेचुरल जेनेटिक चेंजेस, मॉडिफाइड ALS
एंजाइम विच इज़ असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, उसने ALS को मॉडिफाई कर दिया जिससे वो नहीं मरेगा अब। आगे क्या होता था, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो हर्बिसाइड हम उसके ऊपर स्प्रे करते थे तो ALS स्टॉप हो जाता था, लेकिन हमने देखा जब रेडिएशन की तो कुछ ALS ऐसे थे जो मॉडिफाई हो गए खुद ब खुद, अब वो खुद ही रेसिस्टेंट बन गए हर्बिसाइड के अगेंस्ट। नॉर्मली क्या है कि जब हम हर्बिसाइड को स्प्रे करते थे वो ब्लॉक करता था ALS को, सो द मस्टर्ड प्लांट डाइज। लेकिन अभी भी चैलेंज वही है, चैलेंज ये है कि कब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हमें कुछ लॉन्ग रेसिस्टेंस चाहिए। और ऐसे भी तो हो सकता है कि बाद में जो वो वीड्स हैं वो सुपर वीड्स बन जाए, वो हर्बिसाइड काम ना करें, तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। पे आप देख सकते हो कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, दो प्लांट्स मिलके थर्ड प्लांट को फॉर्म करते हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, ये एक मेथड है। म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाई नहीं कर रहे हम। म्यूटेशन मतलब कुछ रेडिएशंस हम डाल रहे हैं जिसकी वजह से ALS मॉडिफाई खुद ब खुद हो रहा है। लास्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS4, एथिक्स से रिलेट करेंगे। नाउ डेज वी हैव विटनेस सो मैनी फायर एक्सीडेंट्स। अभी रिसेंटली एक स्टील प्लांट पे दोबारा से फायर एक्सीडेंट हुआ है, तो अब हम उसमें सॉल्यूशंस देंगे। वो सॉल्यूशंस क्या है? फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, इंक्लूडिंग एडवांस्ड वाटर टेंडर्स जो पानी डालते हैं जिसके साथ, क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स जल्दी से जो पहुंच सकें, स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम्स। सेकेंड हम सजेशन दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ओवरसी करना चाहिए उनको कॉन्टिन्यूसली 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज को। और थर्ड 24/7 कंट्रोल रूम टू मॉनिटर एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।